में जल संसाधनों का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चुनौती है। राज्य की नदियां न केवल कृषि और जल आपूर्ति के लिए आवश्यक हैं, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस समय बिहार में बाढ़ भी बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ी है और ऐसे में सरकार इन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कदम उठा रही है, ये जानने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार सरकार में जल संसाधन और संसदीय मामलों के मंत्री विजय चौधरी का। उनसे बात करेंगे न्यूज 18 इंडिया के एडिटर पंकज भार्गव। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच विजय चौधरी जी का स्वागत है। धन्यवाद। तो सर देखिए, आपका डिपार्टमेंट है, इसलिए पहला सवाल तो आपसे वही बनता है कि अभी हवाई सर्वे करके आए हैं आप मुख्यमंत्री जी के साथ, क्या स्थिति है अभी, किस तरह की स्थिति है बिहार में बाढ़ को लेकर? देखिए, वैसे तो बिहार में बाढ़ या बिहार के लिए बाढ़ ये कोई बहुत ही समझिए आश्चर्यजनक चीज नहीं होती है, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ बाढ़ का प्रकोप आता ही है। लेकिन इस बार के बाढ़ की कहानी ही कुछ अलग है। ये इस साल बाढ़ की जो प्रचंडता है, भयावहता है, वो इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और ये सिर्फ आप 2-3 मसले से आप और लोग समझ जाएंगे कि कोसी बराज है बीरपुर में, सुपौल जिला के, जो कोसी नदी नेपाल से आती है और वहाँ बराज लगा है और उसी में गेज भी लगा रहता है पीछे के, मतलब अप स्ट्रीम में भी डाउन स्ट्रीम में भी। तो आज तक गेज पे कितना डिस्चार्ज है, वाटर डिस्चार्ज है, या कितना HFL जो कहते हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल कितना जाता है, वो सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन इस साल वो जो रिकॉर्ड करने का जो रिकॉर्ड था वही टूट गया, क्योंकि पानी बराज के ऊपर से गुजर गया। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली दफा बराज के ऊपर से पानी गुजर गया। ये इस किस्म का, बल्कि इस मैग्नीट्यूड का नहीं था, लेकिन 68 में कहते हैं लोग इस तरह की कुछ बातें आई थी। ये भयावहता इस किस्म की लोगों ने महसूस की थी। लेकिन इस साल 56 सालों के बाद जो हमें अनुभव हुआ वो एक अलग किस्म का था और उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसी तरीके से जो इस बार बाढ़ की जो अकरेंस था, मैंने बाढ़ होने की जो स्थिति थी, उसमें भी बहुत बड़ा फर्क था। क्योंकि अमूमन अगर आप पिछले इतिहास को देखें तो जैसे नेपाल से ही सारी नदियों का उद्गम है, जो उत्तर बिहार में बाढ़ जो लाती हैं नदियाँ, और वो पश्चिम से पूरब की तरफ एक सीरीज से है। मतलब पश्चिम से अगर हम शुरू करें तो घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, मतलब नेपाल के पूरे पश्चिम से पूरब में जितनी बारिश होती है वो सारे बारिश का पानी वो बिहार होते, गंगा नदी होते, बंगाल की खाड़ी में पानी जाता है। तो सर इसी से सवाल मेरा निकल रहा है सर। एक मिनट हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये इस साल की यूनिक स्थिति है। पहली दफा जो लोगों ने महसूस किया है, और हम ही ने नहीं महसूस किया है, नेपाल के लोगों ने भी महसूस किया। पहली बार वर्षा में लगभग 125-150 लोग बह गए बारिश के पानी में। 60 से 65 घंटे के अंदर 550 मिलीमीटर वर्षा हो गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो सारा पानी इधर से जाना था। और दूसरी विचित्रता या दुस्सहयोग कहिए ये थी कि पूरे नेपाल में एक साथ पानी हुआ।
आप पिछले हमारे बहुत सारे पत्रकार बैठे हैं, सबको स्मरण होगा कि पहले कभी गंडक में बाढ़ आती थी, कभी घाघरा से, फिर कभी बागमती से, सबसे पहले बागमती में आती थी जिसको अधवारा समूह भी कहते हैं, सब जुड़ा हुआ आपस में, फिर कमला, कोसी, महानंदा। ये इस बार पहला मौका था जब पूरे नेपाल में एक साथ बारिश हुई और सभी नदियों में एक साथ बाढ़ की स्थिति बन गई, लेकिन हम लोगों ने काफी हद तक कंट्रोल किया। कुछ जगह तो जहां करीब जो ये कोसी का जो दरभंगा मतलब टेल एंड पे हम लोग का एम्बैंकमेंट है, वो करीब 6-7 किलोमीटर में ओवर टॉप कर गया जी। बांध के 1 फुट ऊपर से पानी बह रहा था, उसी में थोड़ा ब्रीच हो गया था। ठीक है सर, मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो ये कि देखिए बाढ़ का जो विकराल रूप है, विनाशकारी बाढ़ हर साल आप बताते हैं, लेकिन इस बार स्थिति हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो भौगोलिक स्थिति बदली है, जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो चुनौतियां हैं, इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है सरकार की? नहीं, उसके लिए जहां तक क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए है, उसकी तो व्यापकता ही अलग किस्म की है। क्लाइमेट चेंज ये सिर्फ जल संसाधन विभाग से जुड़ा मामला नहीं है, उसके अनेक अवयव हैं और अलग अलग विभागों से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो उस हिसाब से तैयारी करते हैं कि नदियों में जब बाढ़ आए तो उसका कुप्रभाव या उससे नुकसान न्यूनतम कैसे हो, हम लोग इसके लिए जैसे बांध बनाते हैं। आप बिहार के साथ इसकी भौगोलिक स्थिति मैंने जिसको कहिए, हम लोग उस माने में बिहार भौगोलिक रूप से भाग्यशाली नहीं है। हम लोग का जितना 94.16 लाख हेक्टेयर हम लोग का माना जाता है ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें से 68.6% यानी लगभग 73% रफली आता है, ये फ्लड प्रोन है। अगर बारिश मतलब नेपाल में ज्यादा बारिश होगी, पानी आएगा तो मतलब बाढ़ की संभावना बनती है। लेकिन हम लोगों ने एम्बैंकमेंट सर, मेरा सवाल इसलिए भी है ना सर कि देखिए जान का नुकसान ना हो, ये तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। हर बार बाढ़ आती है, इस बार स्थिति चलिए मान लिया भयावह है, लेकिन वो जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वक्त रहते अगर उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचा दिया जाए, कुछ कैंपिंग की व्यवस्था उनके लिए आप कर रहे होंगे निश्चित वो सारी चीजें होती है जी। मैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बता सकता हूं, लेकिन हम जस्ट जानकारी के लिए बता रहे हैं कि हम लोगों का जल संसाधन विभाग का दायित्व तो बाढ़ को रोकना है, या अगर बाढ़ की स्थिति में मिनिमम नुकसान कैसे हो उसका करना है। एक बार बाढ़ आ गई तो उनके लिए सहाय सामग्री या रिलीफ मटेरियल पहुंचाना, उनको सेफ जगह पर पहुंचाना, उनके लिए भोजन पानी कोई असुविधा नहीं हो, ये हम लोगों का आपदा प्रबंधन विभाग करता है। लेकिन सारी जानकारी है हमको और बता सकते। जब आपको हमने बताया कि इस ऐतिहासिकता भरे अंदाज में बाढ़ की विकरालता आई, लेकिन आपने सुना कि हम लोगों के यहाँ एक नुकसान नहीं हुआ, जान माल किसी का नुकसान नहीं हुआ, जबकि नेपाल में जहाँ पे शुरुआत होती है वैसे भी माना जाता है कि बाढ़ की स्थिति या जल प्रवाह की प्रचंडता जितना आप निम्न धार यानी डाउन स्ट्रीम में जाइएगा उतना बढ़ते जाता है। लेकिन नेपाल में तबाही हुई, लेकिन हम लोगों ने बिहार में सिर्फ अपनी सतर्कता और चौकसी के बल पर कोई जान माल का नुकसान नहीं होने दिया। सर देखिए, पप्पू यादव सांसद हैं पूर्णिया से, उन्होंने तंज कस दिया। वो कह रहे हैं कि आप और नीतीश जी खूब हवाई सर्वे कर रहे हैं, लेकिन इससे हो कुछ नहीं रहा। 1 क्विंटल अनाज देने से 2025 में सरकार नहीं बनने वाली आपकी। वो भविष्यवक्ता बन गए। नहीं, देखिए ये 2 बात है ना कि भविष्यवक्ता तो अपने मन से बनना है तो कोई बन सकता है, और हम लोगों को ये अच्छी तरीके से इस बात की जानकारी है कि लोगों आप इतनी बड़ी ये त्रासदी आई है, लेकिन देखा कि लोग अधिक से अधिक जगह संतुष्ट ही हैं। लोग जो चाहे जल संसाधन विभाग के अधिकारी हों या जिला प्रशासन के अधिकारी हों, उन लोगों ने जो समय पर मुस्तैदी और चौकसी बरती है, ये सब लोगों ने देखा है। पप्पू यादव जी कह रहे हैं तब उनको कहने से तो कोई रोक नहीं सकता है,
लेकिन जनता जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में जो पिछले लगातार 19 वर्षों से लगातार विश्वास व्यक्त करती आ रही है, उसका एक प्रमुख अवयव खास तौर से जो बाढ़ राहत के मामले में जो एसओपी इन्होंने बनाया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको मानक संचालन प्रक्रिया कहते हैं, वो पूरा देश आज नकल कर रहा है। तो पप्पू जी तो बोलते हैं, बोलने में तो किसी सिर्फ को पप्पू जी नहीं बोल रहे सर, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, युवा हैं, आपके लालू जी से भी मित्रता रही होगी, उनके बेटे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुल जो है लगातार टूटते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आपस में सामंजस्य नहीं है, अफसरशाही और सरकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसलिए दनादन पुल गिर रहा है। पुल का टूटना तो एक अलग बात है, कहिएगा तो हम उसके बारे में भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल जो चाहे तेजस्वी जी कह रहे हैं चाहे पप्पू जी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इससे अधिक या इससे अलग हम उनसे कुछ उम्मीद भी नहीं लगाते कि वो बोलेंगे तो यही बोलेंगे। हम तो उनसे उम्मीद नहीं करते हैं कि वो हमारी तारीफ करेंगे, क्योंकि जब जनता हमें 2/3 का मैंडेट देती है, जनता हमारे लिए प्रचंड बहुमत देती है, तब भी वो हमारे मुखालफत में ही प्रचंड बहुमत मिलने नहीं वाला। अब ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 6 महीने बाद कोई राजनीतिक दल दिखने नहीं वाला। अरे जब इतने लोग बोल ही रहे हैं हम लोग के खिलाफ में, तो एक और जुट गए, नतीजा वही आएगा जो नतीजा होता रहा है। लेकिन इस बार के आशा तो सर ये नतीजा वही आएगा, ये विश्वास आ कहां से रहा है सर, वो जानना है, समझना है आपसे। इसलिए कि लोगों की प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं ना, हम भी लोगों के बीच में रहते हैं। बाढ़ की जगहों से हमारे क्षेत्र में भी बाढ़ थी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी गंगा की बाढ़ थी जो शुरू वाले फेज में आई थी, वहां के लोगों की प्रतिक्रिया हम भी देख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब लोग जमीन पे रहते हैं, हम लोग कोई आकाश में, अरे आकाश में भी जमीन वाले का दुख दर्द देखने ही जाते हैं, और हम लोग जमीन पर भी घूम के दुख दर्द न सिर्फ देखते हैं, वो तो दुख दर्द में घाव को और जिंदा करते हैं ना। हम लोग मलहम लगा के उनके घाव को शांत करते हैं, उनके पीड़ा को कम करते हैं। सर देखिए, बिहार की जनता तो खैर जानती है, इसीलिए आपको भारी बहुमत से जिताती है, लेकिन नीतीश जी के बारे में ना देखिए एक छवि बनती है, वो ये होता है कि वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। अगर जंगल राज है तो जंगल राज में क्यों जाते हैं, राम राज इधर है तो राम राज में क्यों नहीं रहते हैं, तो ये क्यों होता है, इसका क्या जवाब है सर? ये सवाल देखिए बिहार से हटकर अगर हम बात करें, हर कोई पूछना चाहता है। नहीं, आप सवाल जब हम आपके सामने बैठे हैं तो जो सवाल मन में हो सब पूछ लीजिए, जवाब दीजिए सर। और जवाब भी हम आपको बता रहे हैं, खाली गौर से सुनिएगा कि ये सब बोलते हैं, जो ये लोग मौका देखकर इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन आपको ये क्या कम खासियत भरी बात लगती है कि फिर भी सब लोग यही चाहते हैं कि ये हमारे साथ आ जाए। यह स्थिति आपने कभी सोची है कि कोई जो बोल रहे हैं कि ये उधर चले गए, इसलिए नहीं कि हम लोग का मतलब हम लोग का काम या हम लोग की बात उनको अच्छी नहीं लगती है, उनको सिर्फ ईर्ष्या है मन में कि हम उधर क्यों चले गए, अगर उनके साथ रहते तो वो भी सत्ता में रहते। पर सर वो दाग तो लग जाते हैं ना सफेद कपड़ों में। ये मन का मलाल हो सकता है, नहीं सफेद कपड़ों में दाग तो लग जाते हैं ना। सच्चाई यही है, सच्चाई जनता के बीच देखिए ना, कि चाहे हम इधर रहें या उधर रहें, नेतृत्व नीतीश कुमार का और नीतीश कुमार के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं, और इस परिप्रेक्ष्य में जनता हमेशा बढ़े हुए विश्वास के साथ हमारे साथ रहती। सर ये गारंटी इस बार कि अब इधर ही रहेंगे? बिल्कुल। तो आपको कुछ अलग दिख रहा है क्या? हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है। अच्छा सर, प्रशांत किशोर ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि नीतीश जी की सियासत की आखिरी कील जो है वो SSS गिना दिया उन्होंने। एक ऐसे उन्होंने बताया शराबबंदी, दूसरा सर्वे जो जमीन वाला, और तीसरा स्मार्ट मीटर। आप उनकी बात कर रहे हैं, हमको तो व्यक्तिगत कोई सर गांधी जी का दिन चुना है उन्होंने, की आदत है नहीं, पार्टी की। लेकिन आप वैसे लोग की या जिन लोगों के नेतृत्व में पार्टी शुरुआत कर रहे हैं, उन्होंने शुरुआत की गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर के दिन।
लोगों को भरोसा ये दिया कि हम गांधी के सपनों का बिहार बनाएंगे। और जो मीटिंग में उन्होंने वो घोषणा की, वो क्या की कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम शराबबंदी वापस ले लेंगे। आप बताइए, गांधी जी की जहां भी आत्मा होगी, जहां भी शराबबंदी है, वहां अगर शराब लागू करने का वो कसम खाए हैं, घोषणा पत्र में डाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग किसके रास्ते चलने वाले? इसका मतलब कि हर युवक को शराबी बनाने का वादा कर रहे हैं। तो उनकी समझ है, उनको शायद ये समझ में आ रही है बात कि बिहार का हर युवक शराबी बनना चाहता है। शराब के बिना बिहार के युवक परेशानी में हैं। लेकिन हम लोगों के पार्टी की और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार की सोच है कि जो शराबबंदी का मामला है, जो फैसला है, ये लोगों की मांग पर लागू किया गया था, और खास करके महिलाओं की मांग पर। और ये जान लीजिए, शराबबंदी का मुख्य लक्ष्य 2 था, जो 100% हासिल हुआ है। पहला तो था कि जो खास तौर से गरीब मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो दिन भर मजदूरी करके 300, 250, 400 रुपया कमाते हैं, और सूर्यास्त होते ही, शाम होते ही उसमें से 100 रुपया तक का, 80-100 रुपया का पी लेते हैं, और घर डगमगाते पहुंचते हैं, और घर जाके बीवी बच्चों से भी बदसलूकी करते हैं। ये उनका आलम था। या फिर शाम में आप रात में 9 बजे कहीं जाते, किसी चौक चौराहे देखिए, अगर 10 लोग खड़े हैं तो उसमें से 4 लोग जरूर सीधे खड़े नहीं हो पाते थे, हिलते डुलते नजर आते थे। ये सब बंद है। किसको दिख रहा है बताए? और शराबबंदी की सफलता का सबसे बड़ा द्योतक और अपने मकसद में कामयाबी यही रहा है। सर, अशोक चौधरी जी मंत्री हैं, वो कविता आजकल सुना रहे हैं सर। उस कविता में भी कहीं ना कुछ छुपा हुआ है क्या सर? वो नीतीश कुमार जी को लेकर उन्होंने शायद कुछ कहा। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मंशा वो नहीं थी जो लोग उसमें देख रहे हैं। सर, पार्टी में लगता है ऑल इज वेल? नॉट ऑल इज वेल, बट ऑल इज वेरी वेल। तो सर, आखिरी में जो इतने युवा यहां बैठे हैं हमारे इस हॉल में, उनको किस तरह का आश्वासन देना चाहते हैं 2025 में? यदि आपकी सरकार बनाती है बिहार की जनता, तो जो युवा है, जो यूथ है, उनको किस तरह का आश्वासन, भरोसा दिलाते हैं आपसे? सीधी तौर पर बिहार के युवाओं से, बिहार के नागरिकों से और आपके इस चैनल न्यूज़ 18 के माध्यम से बिहार के लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी तक उन्होंने जो भरोसा जताया है, ये उसी का फल है कि आज आप देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज़ चैनल होने के बावजूद आपने इस कार्यक्रम का शीर्षक क्या रखा है? डायमंड स्टेट समिट। मतलब जो आपको स्टेट, प्रदेश इस देश में हीरे की चमक जैसा दिख रहा है, आप उस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं अभी तो समय न आपको है न ज़्यादा हमको है, नहीं तो आपको मैं बता देता दर्जनों योजना का नाम कि जिसके कारण आपको बिहार चमकता दिख रहा है। और लास्ट में लेकिन इतना जरूर बता दूं, बहुत योजना के बारे में तो बहुत लोगों ने कहा होगा, क्योंकि अगर कोई प्रदेश चमकता है, मतलब डायमंड स्टेट है, डायमंड की पहचान क्या है? उसके चमकने से, उसके डैजलिंग जो लाइट आता है उससे। वो डैजल क्या है? डैजल 2 तरह का होता है, एक भावार्थ भी होता है, एक शब्दार्थ भी होता है। तो भावार्थ में तो अनेकों योजनाएं आप सुने होइएगा, महिला उत्थान से लेके बहुत सारी। लेकिन आपको शब्दार्थ में भी बता दें कि अभी जो अपना NRSC है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है हैदराबाद का, उसने नासा जो नेशनल एरोनॉटिक्स मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है USA का,
और दूसरी संस्था है NOAA, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जी। ये भी वही वाशिंगटन का है, जो पूरे दुनिया में सैटेलाइट से, मतलब अंतरिक्ष से सारे विश्व के इस पर लाइट का, आजकल एक नाइट टाइम एटलस चला है, नाइट टाइम लाइट एटलस, और ये वो अपना NRSC जो है हैदराबाद वाला, इन दोनों संस्थाओं से मिल के निकालता है। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, जो पूरे विश्व में भारत की भी चमक अंतरिक्ष से भी बढ़ गई है, और भारत में जो प्रदेश सबसे अधिक चमकता है वो बिहार है। ठीक है सर, हम तो ये कामना करेंगे कि बिहार जो है हीरे की तरह हमेशा चमकता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें, हमारी आपको, और आप हमारे मंच पर आए, बहुत धन्यवाद सर कि आपको बिहार चमकता दिखा, डायमंड दिखा, और ये बरकरार रहे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। विजय जी, कृपया आप कुछ पल के लिए और मंच पर बने रहें। मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 इंडिया के और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल मंच पर आएं और विजय जी को धन्यवाद दें।